हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आपको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग छठ मना रहे होंगे अपने घर पे। और कल के सेशन से आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग कल के सेशन में हमने पढ़ा था GS1 के बारे में, देख लिया था एक बार। GS1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। GS1 पेपर में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है, करेंट इवेंट्स होते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, वो पूछा जाता है। उसके अलावा फिर आपका एक स्टैट DI का सेक्शन होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन होता है। ठीक है, उससे आगे आगे बढ़ते हैं। GS पेपर 2 पे चलते हैं हम लोग। ओके, GS पेपर 2। GS पेपर 2 में क्या है? GS पेपर 2 में पॉलिटी है आपका 114 मार्क्स, फिर ज्योग्राफी इकॉनमी है 114, और साइंस टेक का 72 मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये आपका 300 मार्क्स हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला हो गया आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपका सोर्स पहले आते हैं, कहाँ से आप पढ़ोगे पॉलिटी। तो सबको पता है, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज के लिए बाइबल, गीता, जो भी बोलो आप, लक्ष्मीकांत। तो अब लक्ष्मीकांत में आपको क्या क्या पढ़ना है? सारी चीज़ें नहीं पढ़नी आपको लक्ष्मीकांत में। आप इतना टाइम है भी नहीं आपके पास अभी। तो फ़िलहाल 69 BPSC वालों के लिए नहीं है, लेकिन अगले साल वालों के लिए है। वो अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और पढ़नी भी चाहिए। काफ़ी अच्छी बुक है, और पॉलिटी का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्टिंग से करते हैं। सेलियन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो फीचर्स हैं हमारे। उसके बाद आपका प्रस्तावना में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, नेक्स्ट है DPSP, ये इम्पॉर्टेंट है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, जो भी तरीका है। उसके बाद आपका बेसिक स्ट्रक्चर, इस पर आपको याद होगा बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन केस, आनंदा भारती केस। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए आप लोग। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सारा डिबेट जो होता है ना, अक्सर इसी चीज़ पे होता है। बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा। अब है पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर आपका फेडरल सिस्टम। ये सब मैं आगे बताऊंगा जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेगा। मैं सबसे पहले GS2 लूँगा, और GS2 में सबसे पहले मैं सबसे पहले साइंस टेक पे आऊँगा। उसके बाद फिर इकॉनमी एंड ज्योग्राफी पे आऊँगा, इको एंड ज्योग्राफी। उसके बाद पॉलिटी। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी बहुत लोगों ने पढ़ा भी है, और पॉलिटी पढ़ते भी है, प्री के लिए भी पढ़ते हैं। पढ़ा हुआ तो सब कुछ होगा, लेकिन पॉलिटी, इन सारे दोनों टॉपिक्स में मुझे लगता है ये पूरे सेक्शन में पॉलिटी सबसे इजी है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद फेडरल सिस्टम। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशंस है। इंटर स्टेट रिलेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन जोनल काउंसिल आया था आपको इस बार 68 में, जोनल काउंसिल के बारे में। प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है BPSC का। गवर्नर भी है, गवर्नर से भी क्वेश्चन आया था 64 में। प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन आया था 66 के अराउंड, आई थिंक 60 BPSC में। अब आता है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। इससे अभी आया नहीं है फ़िलहाल, चांसेस है कि ये भी पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशियल एक्टिविज्म वाला क्वेश्चन था आपका, याद होगा आपको प्रीवियस के पेपर में। जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन था 64 में। हाई कोर्ट अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन ये सब लिंकेजेस है। ठीक है, आपको हाई कोर्ट का अगर कभी फंडामेंटल राइट आया तो आर्टिकल 226 जो होता है हाई कोर्ट से रिलेटेड, आर्टिकल 32। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब है पंचायती राज, पेशा एक्ट, म्यूनसिपालिटीज़, ये सब आई नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको 68 में एक क्वेश्चन था, इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो था वो TN सेशन। आपको याद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 90s के टाइम में। इनके बाद क्या क्या चेंजेस आए इलेक्शंस कमीशन में और इलेक्शन करवाने के सिस्टम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन को पता होगा, 15th फाइनेंस कमीशन वैसे भी रिलेटेड है बिहार से कहीं ना कहीं। इसके चेयरमैन NK सिंह हैं, थे, मतलब है अभी। ठीक है, तो ये 15th फाइनेंस कमीशन, तो आपको ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़। आपको अक्सर पता होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ पे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्शंस इंपॉर्टेंट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए देश में,
ये बहुत ज़रूरी है जानना आपको। और एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये एक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे बार बार क्वेश्चन आया है, वो है ई गवर्नेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस आप क्या समझते हो, उसका क्या यूज़ है, टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है ई गवर्नेंस में, और कैसे ई गवर्नेंस से गवर्नेंस को आसान बनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस। आप बहुत सारा क्वेश्चन ई गवर्नेंस पे पूछा हुआ होगा, आप देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद है आपका इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखिए ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें आता है आपका प्लानिंग इन इंडिया, उसके बाद फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, ठीक है। इसमें आप कहाँ से पढ़ोगे? इसको आप पढ़ने के लिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार जो है आपका, मैं दिखाता हूँ आपको। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो आपको पढ़ने हैं। अराउंड 10 चैप्टर्स पढ़ने होंगे आपको, 14 चैप्टर्स है इसमें। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार आप 2022-23 जो लेटेस्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट में होगा, दिसंबर लास्ट में एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। तो आप ये पढ़ोगे, क्योंकि फॉर इकोनॉमिक सर्वे फिर आने में टाइम लगता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। ये देखिए, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे बिहार का है, ओके, 2022-23, फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये आपको मिल जाएगा, ये टेलीग्राम के चैनल पे भी मैं शेयर कर दूँगा। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सेक्टोरल ग्रोथ वाला क्वेश्चन आया हुआ था आपका अराउंड किसी एग्ज़ाम में, प्रीवियस के क्वेश्चन में, मैं दिखाऊंगा अब आगे आपको, ठीक है। ये सेक्टोरल ग्रोथ, तो ये आपको इकोनॉमी का जो पार्ट है कि बिहार में इकोनॉमी के सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सारा कुछ इसमें किसमें कितना ग्रोथ है, ठीक है। किस कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ देता है हमें, कौन सा सेक्टर कम देता है तो क्यों देता है, व्हाट्स द रीज़न उसके पीछे, वाई कि वो कम दे रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका इनिशिएटिव्स, ये वाला पार्ट, इनिशिएटिव्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लैंड यूटिलाइजेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्रीकल्चर में। यहाँ से देखिए लिंकेजेस क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो आया है एक बार साइंस टेक में भी आता है कि बिहार में साइंस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, क्या यूज़ है, ओके। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी जब आप इनिशिएटिव्स लिखोगे उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के, कि उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया बिहार द्वारा। आपको पता होगा कृषि रोड मैप के बारे में, तो थर्ड कृषि रोड मैप चल रहा है, तो ये सब आपको पता होगा, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे इस पर भी, कि आप मैप कीजिए कि इंडिया से क्वेश्चन था, इंडिया के फॉरेस्ट और एग्रो इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ है। उसके बाद बिहार में भी आप देख सकते हो, मैप बना के बिहार का मैप बनाओगे, वो वहाँ पे शो करोगे इन चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए आपको पता है कि ब्लिसफुल बिहार ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है बिहार में, चल रहा है बहुत साल से टूरिज़्म के लिए। काफ़ी कुछ टूरिज़्म में डेवलप हुआ है बिहार में, गया जी रबर डैम, फाल्गु रिवर। तो ये सब सारी चीज़ें आपको डिटेल में इसी एक डॉक्यूमेंट में मिलेंगी, जो कि है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो आपको एक बार पढ़ना चाहिए, इसको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। इसमें आपको एक आइडिया मिलना, ज़्यादा नहीं जाना आपको इसमें क्या देखना है, फैक्ट्स देखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट, प्लस आपको उस फील्ड के बारे में जानना है, जैसे टूरिज़्म के बारे में। तो टूरिज़्म में क्या क्या है बिहार में, आप जब खोलोगे ना चैप्टर तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको कभी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उससे रिलेटेड फैक्ट्स लिख सकते हो, उससे रिलेटेड इनिशिएटिव लिख सकते हो बिहार गवर्नमेंट के, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखोगे तो आपको स्कोर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब आते लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, ठीक है। ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है आप फिर भी पढ़ लोगे, आपको एक बार पता चलेगा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है बिहार में, पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा दे रही है सरकार बहुत ज़्यादा दे रही है, खासकर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ,
तो अभी 1 लाख टीचर्स की वैकेंसी आई है और उनका रिक्रूटमेंट हो चुका है। तो आपको पता होगा ये एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा अभी दे रही है सरकार, ठीक है। तो अब आता है इसके बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी, ये मैंने अभी बोला था पॉलिटी में भी आपको, और ये आपका इकोनॉमी के लिए भी। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में क्या है, देखिए ई गवर्नेंस जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पूरा गवर्नेंस जो है टिका हुआ है आज के टाइम में, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी है, वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी में अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, पीछे रह जाओगे, आप समझे, पीछे रह जाओगे। इसीलिए ई गवर्नेंस, गवर्नेंस जब करोगे तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इसमें क्या है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, इसमें आपको बहुत बड़ा चीज़ पता होगा, RTPS आता है, राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी, राइट टू पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सारे इनिशिएटिव दिखेंगे आपको। अब ई गवर्नेंस से क्या है, आपको एजुकेशन में बता दूँ, मेरा सॉफ्ट होता है पोर्टल बहुत बड़ा, जिससे DBT दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्मार्ट मीटर आ गया है, आपको पता है एनर्जी सेक्टर के लिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मीटर से रिलेटेड ऐप है आपका, जहाँ पे आप बिल पे करते हो, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जीविका, एनर्जी सेक्टर में क्या करोगे, एनर्जी सेक्टर में आपको जानना है बिहार में एनर्जी पर एनर्जी जो है कैपिटा कितना यूज़ होता है, कहाँ कहाँ हम लोग डिफिशिएंट हैं। इसमें देखिए, इसमें 2-3 चीज़ जानने की ज़रूरत है। डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो लॉसेज में जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो लॉसेज में जाती हैं, अब इसमें आपको एनर्जी सेक्टर में और ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड एक स्कीम आई थी उदय, सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट ट्रांसमिशन लॉसेस होता है आपको पता होगा, 80 लॉसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ोगे तो आपको जानना है, ठीक है, आपको जानना है कि कितना अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है, ठीक है, पावर का स्ट्रक्चर क्या है बिहार में, कैसे काम करती डिस्कॉम्स, पावर सेक्टर स्कीम्स क्या क्या पावर सेक्टर, ये बहुत ज़रूरी है जानना, आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट के कुछ चैप्टर्स पे, रूरल डेवलपमेंट, जीविका, मनरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्बन डेवलपमेंट में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, अभी 68 में शायद पूछा है, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन, स्मार्ट सिटी के बारे में 64 में भी पूछा था, क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें अगर बिहार के बारे में जिक्र करते, जो कि मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था, उस समय मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, बिहार के बारे में जिक्र करते, बिहार में स्मार्ट मिशन में क्या चल रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन में पटना स्मार्ट सिटी डेवलप हुआ था बहुत पहले, और कौन कौन सिटी डेवलप हुए थे, मुजफ्फरपुर हुआ था, और जो भी सिटीज़ है आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, आप जब भी किसी आंसर को लिखते हो तो उसमें बिहार का पर्सपेक्टिव अगर आपको पता है तो लिखना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें आपको क्या है कि आपका एक तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये बहुत बड़ा इशू रहता है हमेशा ड्रिंकिंग वाटर का। सोशल वेलफेयर, वुमेन डेवलपमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। लास्ट आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य जो हमेशा होता है फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड, ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। क्लाइमेट चेंज आपको पता है कितना बर्निंग टॉपिक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंजेस चल रहा है इंडिया में, आपको पता है ये चीज़, ठीक है, पॉल्यूशन, तो ये सब आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है ये पार्ट। फिर आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिर आप पढ़ोगे इसको, आप यहाँ पे आना, ई गवर्नेंस, ये तो ज़रूर पढ़ना आप, बिल्कुल ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। एनर्जी सेक्टर पढ़ना आप, ये पढ़ना, ठीक है, ये पढ़ना, मतलब तो 9 चैप्टर आपको पढ़ना है, 10 चैप्टर का आप, ठीक है, ये आप ज़रूर पढ़ना। चलिए अब आगे आते हैं, देखिए सिलेबस में और क्या है, सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। आपका है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार हो गया, ठीक है, इसमें से आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। अब फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो आपका है फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, ये NCERT आपको पढ़नी ज़रूरी है, क्लास 12। इसमें आप क्या है, कुछ डेटा जो होगा वो पुराना होगा, ठीक है, वो आप गूगल करके
वो डेटा मैं आपको PDF शेयर भी कर दूँगा। फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास 11th, ठीक है, इंडिया का। अभी आया भी था एक क्वेश्चन, शायद एल नीनो पे आया था कि एल नीनो कैसे इफेक्ट करती है इंडिया के मानसून को, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में इन द क्लास, नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेज में जो क्लासेज होंगे उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोर्स क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है ना, वो काफ़ी जेनरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जेनरिक पूछे जाते थे पहले कि आपको फ्लड से कैसे बचना है, फ्लड अगर बिहार में है तो उसमें साइंस टेक का क्या रोल है, ठीक है, ठीक है। कोविड सिचुएशन में साइंस टेक का रोल, मतलब किसी भी चीज़ में आप साइंस टेक का रोल देख लो, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए एक तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको जानना है, उसमें विजन मीन्स 365 का अच्छा मैगजीन आता है, वो आप देख लोगे। उसमें इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या है आपके, न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका प्रोग्राम इंडिया में क्या है आपको पता होगा। न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम तीन फेजेज़ में चल रहा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ठीक है। फेज़ 3 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थोरियम बेस्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा अभी आपको। स्पेस मिशंस इसरो के द्वारा, गगनयान, चंद्रयान, सब आपको पता होगा। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है अभी, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्रिप्टो करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी निकालने का प्रपोज किया हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके यूजेस क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन। ये मैंने बस एक सैम्पल आपको दिया है, ठीक है। इससे और भी रिलेटेड टॉपिक्स मैं दूंगा और इस पर आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या रोल है टेक्नोलॉजी का, कितने ऐप्स आते हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोविड-19 में, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन था, ओल्ड टॉपिक हो गया वैसे। कोविड-19 वैक्सीन्स कौन कौन से टेक्नोलॉजी पे बनी है, mRNA, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मेक इन इंडिया पे एक बार क्वेश्चन आया था, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। मैं आपको अब दिखाता हूँ एक एक करके, देखिए आप ये देखिए 64 का पेपर था। मैंने एक बार बस बता दे रहा हूँ, इंडिया गॉट ए वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे था वाटर शॉर्टेज, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बस हर चीज़ में आप देखिएगा रोल ऑफ साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट टू एड्रेस प्रॉब्लम साइटिंग एग्जाम्पल। अब साइंस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, वहाँ से हम पानी का संचय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप जब इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एवर राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, डिस्क्राइब इन डिटेल मीन्स प्रेजेंट डे साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स। इसमें आपको पता होगा साइंस टेक का यूज़ करके विंड एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी है, आपको पता है, इसमें भी यूज़ करते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल यूज़ होता है। सारा कुछ जो है साइंस एंड टेक है और कुछ नहीं। इसमें आपको करंट अफेयर्स जोड़ना है, करंट अफेयर्स ऐड करने हैं, डेटा ऐड करनी है, फैक्ट्स ऐड करने हैं, स्कीम्स ऐड करनी है गवर्नमेंट्स की। आपका क्वेश्चन तैयार। बिहार से रिलेटेड अगर कुछ है तो यू हैव टू नो, ठीक है। बस अब देखिए, गवर्नमेंट इज ट्राइंग स्मार्ट सिटीज़ इन डिफरेंट स्टेट्स, व्हाट आर विजन अबाउट स्मार्ट सिटीज़, इलुसिडेट द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ आइडियल स्मार्ट सिटी। अब क्या है, इसमें भी साइंस एंड टेक का क्या रोल है। देखिए, हर चीज़ में आप एक कॉमन चीज़ पाइएगा, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैनीफोल्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन आप में है कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे आपको वेस्ट कम करना है, वेस्ट कंट्रोल, ठीक है। आपको पता होगा ई वेस्ट, इसका एक्ट भी आया है आपको, ई वेस्ट का रेगुलेशंस भी है आपको, इसमें अमेंडमेंट हुआ था अभी। ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं। ये 64 का पेपर था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 65 के पेपर में, जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया के बारे में पूछा गया था, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है उसका 4 बताइए कि ये सारी चीज़ें, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हायर हेल्थ रिस्क, डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्विंडलिंग फार्मलैंड्स। डिस्कस एटलीस्ट 4 साइंटिफिक इनिशिएटिव ऑन ईच ऑफ द 4 एरियाज। 4 साइंटिफिक
लिखने थे आपको चारों एरिया पे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फिर वही नेचुरल फ्लड एंड ड्राउट, इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है डिजास्टर फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट में, सेम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट आइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल जॉब क्राइसिस सिचुएशन एंड सस्टेन ऑफ डेवलपमेंट, कोविड-19 सिचुएशन में क्या यूज़ हुआ था, कैसे किया था, ठीक है। आप जेनरिक क्वेश्चन है, बहुत जेनरिक है, आपको बस पता होना चाहिए आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें। पहली बात डेटा, उससे रिलेटेड स्कीम्स क्या क्या चल रही है उस चीज़ के लिए, ठीक है। देखिए 66 में क्या था, फास्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा था, इसमें मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेके कैसे यूज़ किया था, आपको पता होगा मेक इन इंडिया का कंसेप्ट से वैक्सीन डेवलप हुआ, ठीक है। मास्क डेवलप किया हमने, उस टाइम में फार्मास्यूटिकल्स में हम काफ़ी आगे आ गए थे, हमने काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन देशों को बेचे, देशों को दिए, बेचना इज़ नॉट द राइट वर्ड, देशों को दिए, ठीक है। उसके बाद एट प्रेजेंट सर्च ऑफ लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट, ऑब्जेक्टिव साइंटिस्ट ऑफ सेवरल नेशंस, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। स्पेस रिसर्च से क्वेश्चन आया, डिफेंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। डिफेंस सिस्टम, हमको पता है कि हम लोग बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मेक इन इंडिया क्या कर रही है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर पता होगा आपको, इसमें आपको पता है कि लोकल चीज़ें यूज़ करनी है, इसमें एक कंडीशन भी है कि आपको लोकल रिसोर्सेज यूज़ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके डिफेंस के बारे में। डिफेंस में आपका नेवी है, आर्मी है, एयर है, सारा कुछ, सारा डिफेंस सिस्टम, ठीक है। फिर वही फ्लड्स एंड ड्राउट, सेम क्वेश्चन, सेम रिपीटेड, ठीक है। अब आते हैं 67 में, ये सब मैं फिर से वापस आपको बताऊंगा एक एक करके क्वेश्चन कि कैसे क्या लिखना है किसमें। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पे बिहार, फ्लोट प्रोन टेक्नोलॉजी, मोर ऑफ ए कर्स दैन ब्लेसिंग, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें बदला क्या है, 68 में आता है जो बदलाव आया है। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, ये जो शॉर्ट नोट्स है आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम आया, मैंने बताया अभी क्यों ज़रूरी है इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास जो फॉसिल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। इसमें ये लिखना है फॉसिल रिसोर्सेज आपको लिमिटेड है, तो आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो आपको लगातार एनर्जी सप्लाई करे, क्योंकि एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ेगी इंडिया की, एनर्जी डिमांड बढ़ेंगी तो लोग एनर्जी की डिमांड करेंगे। विलेजेस में जा चुकी है इलेक्ट्रिसिटी, पता है आपको, कल को इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जब होगी तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आपके पास सोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है, प्रिकॉशंस में आपको पता होगा न्यूक्लियर वेस्ट होता है, इससे बचना है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी का जो सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करनी है, ठीक है, जो डेवलप हो भी रहा है आपको पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है। फुकुशिमा का आपको इंसिडेंट पता होगा, जापान वाला, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरनेट के बीच में डिफरेंस काफ़ी आसान है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार, यहाँ पे आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लिखोगे हर एक फील्ड में। लीगल फील्ड में क्या है, एजुकेशन फील्ड में क्या है, पब्लिक सर्विसेज फील्ड में क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ बिहार में, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे में सब कुछ दिया हुआ है। देखिए उसके बाद एक साइबर थ्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा साइबर थ्रेट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इसके बाद वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, टेबल वाटर, ठीक है, क्या क्या कर रही है अटल भूजल, या आपको पता होगा। ये सारा कुछ आपको मैं फ्रेम करके बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर करना है इन सारे क्वेश्चन का। ये बस मैं बता रहा हूँ, आज इंट्रोडक्टरी सेक्शन है इसीलिए मैं बता रहा हूँ बस जस्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया, एक पेपर है आपको ऐसे का, ठीक है, ऐसे का पेपर है, ठीक है। ऐसे के पेपर में क्या है आपने देखा होगा, जस्ट ऐसे का पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
जैसे कि पेपर में आपको पहले तो 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में एक में आपको 4 टॉपिक रहेगा, 4 टॉपिक में आपको एक टॉपिक पे लिखना है, तो टोटल 12 ऑप्शन है आपके पास, 12 में से 3 लिखना है। 700 से 800 वर्ड एक ऐसे के लिए लिखना है, 2200 और 2500 आपको टोटल लिखने होंगे वर्ड्स 3 घंटे में, ठीक है। जनरल बेस्ड थीम है आपका जो होता है एजुकेशन, वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, रिलीजन से, डेमोक्रेसी से, पॉवर्टी पूछ सकता है, फूड सिक्योरिटी पूछ सकता है, वाटर क्राइसिस पूछ सकता है, ये सब आपका जनरल थीम बेस्ड। फिलोसफिकल बेस्ड होता है जिसमें कोट्स डायरेक्टली हो सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। अब्राहम लिंकन का कोट, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, लाइक फिलोसफिकल बेस्ड है आपका। बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, ठीक है। इस तरह के आपको कोट्स। अब जो ये प्रोवर्ब वाला है, एक जो पेपर मैंने देखा था क्रिएट का, उसमें जो अब ये जो नया सिस्टम है, ये लोग अब जो प्रोवर्ब पे जो बिहार में प्रचलित चीज़ें हैं उसको प्रोवर्ब के टाइप में लिखना है, उसका मीनिंग देखना है और उसके बाद ऐसे लिखना है उस पर। तो मैंने कुछ लिया था, मैंने पहले ऐसे का एक पेपर दिखा दूँ आपको, जो ऐसे का पेपर था आपका, ये पेपर आपका ऐसे का, ठीक है। ये आपका ऐसे का पेपर देखिए, इसमें क्या, धर्म के बिना विज्ञान नांगर्च है, विज्ञान के बिना धर्म आनर्च है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये पानी में मछलियाँ, नौना कुटिया बकरा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, फाइटिंग फॉर शेयर इन एन इमेजिनरी गेम, ठीक है। अब है मूस मुटैया लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, हाउ मच फैट, मतलब कितना भी रैट फैट हो जाए उसका एक लिमिटेशन है, एवरीवन हैज़ अ लिमिटेशन, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब बेस्ड है, तो उसमें कुछ नहीं है, आपको बस मीनिंग समझना है, इसका मीनिंग समझना है, इसका अर्थ जानना है आपको। अर्थ जानने के बाद इस पर ऐसे लिखना है आपको, अर्थ जान लोगे आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, किसी भी ऐसे में लिखने के लिए आपको याद रखिए उसका थीम समझना पड़ेगा, उसकी क्या पूछ रहा है, थीम समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद उसको जब आप फ्लो में लिखना है, फ्लो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे में, आप भटक ना जाओ रास्ते से, फ्लो मेंटेन करना होगा, रिलेवेंस होना चाहिए उसका, रिलेवेंट होना चाहिए। आप जो लिख रहे हो इस पैराग्राफ में, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उसका फ्लो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे ही आप, ठीक है। ऐसे के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसे पे हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले GS1 और GS2 जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है। चलिए, प्रोवर्ब बेस्ड। अब इसके बाद लास्ट है हिंदी का पेपर होता है, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव है, क्वालिफाइंग है, दोनों पेपर क्वालिफाइंग है, नो नीड टू वरी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नो टेंशन, ठीक है। आप आराम से कर जाओगे ये पेपर। तो आपका पेपर हुआ GS1, GS2 और ऐसे। वी विल स्टार्ट विथ GS2, ठीक है। 4 दिन, 4 गुना 3 12, फिर यहाँ पे भी 4 दिन, ठीक है, 12 12 24 दिन। मैं देख रहा हूँ इसको कैसे 20 डेज़ मैंने शेड्यूल में रखा है, प्लस 10 डेज़ रिवीजन के लिए रखा है। रिवीजन में क्या होगा, आपका रिवाइज करवाऊँगा विथ क्वेश्चंस, और आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, जिनको मैं इवेलुएट करूँगा, ओके। तो ये है। अब जाते जाते आपको कुछ चीज़ें मैं दिखा दूँ जिससे शायद आपको थोड़ा अच्छा लगे। चलिए, कुछ क्या दिखाऊँ मैं आपको, चलिए मैं दिखाऊँगा। ये मेरा पेपर था, अच्छा तो नहीं लगेगा आपको, बहुत ही घटिया नंबर था मेरा 64th में, मैंने बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया था, ये बहुत ही घटिया मेरा मार्क्स था 127। इसको मैंने बढ़ा के 140 ही कर पाया मैं 65th में भी। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि GS2 का पेपर ना हमेशा एक थोड़ा सा रहता है ट्रिकी, इन द सेंस इसमें थोड़ी मार्किंग का भी इशू है, अच्छे से ये आपको तैयारी करनी होगी इसकी, बिल्कुल याद रखिए। क्योंकि GS1 पेपर में आपके पास एक है DI, जो अगर सही हुआ तो फुल मार्क्स, गलत हुआ तो 0, याद रखिए। तो ये पेपर स्कोरिंग होता है बहुत, इसीलिए डोंट वरी, ये पेपर आपको अच्छा करना है इसको, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का सेशन, और थैंक यू जुड़े रहने के लिए। कल फिर हम आएंगे, कल से स्टार्ट होगा आपका GS2 साइंस टेक्नोलॉजी के साथ, ओके। तो गुड नाइट
एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। चलिए बाय।